सामईन नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर पे नातिया मिर्ज़ा में खुशामदीद। नाज़रीन, पूरा मुल्क अगर देखा जाए तो स्टैंड स्टिल है, माशी अबतरी उरूज पर है, लेकिन तमाम सियासी जमातों का बज़ाहिर लगता यह है कि सिर्फ और सिर्फ मसला हुक्मरानी है। चाहे मुल्क चले या ना चले, तर्ज हुक्मरानी जो भी हो, माशी सूरत हाल जो भी हो। दूसरी जानिब यही तमाम सियासी जमातें जो कि अपने आप को जमहूरियत का चैम्पियन भी कहती हैं और मौका आने पर नज़रियाती भी हो जाती हैं, मौका आने पर वोट को इज्जत तो भी मांगती हैं, लेकिन कभी नहीं चूकती कि अपनी किसी भी तकरीर में या किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इदारों को सियासत में घसीटने का। दूसरी तरफ और जब इदारे सियासत में घुसते हैं तो फिर कहा जाता है कि जी वोट को इज्जत हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें आज के प्रोग्राम में डिस्कस करनी है। आज ख्वाजा साद रफीक साहब बड़ा गरजे, बड़ा बरसे, क्या कह रहे थे, जरा सुनिएगा। आज शख्स आवाजें दे रहा है एस्टेब्लिशमेंट को और जुडिशरी को कि आएं और मुल्क को बचाएं। इसका क्या मतलब है? इससे पहले ये काम मार्शल और डिक्टेटर करते थे, ये उनसे बदतर है। 22 करोड़ का मुल्क एक गैर मुतवाज़न आदमी की ख्वाहिशात का गुलाम नहीं हो सकता। पूछे इमरान खान से ये किसके एजेंडे पे काम कर रहा है। जी नाज़रीन, ये फिर वही वाली बात है कि जब आप खुद इदारों को घसीटते हैं, फिर जब इदारे घुसते हैं तो फिर आप शोर मचाते हैं। आज उसका रीबटल आया, शहबाज गिल साहब ने भी उस पर वो क्यों पीछे रहते, उन्होंने भी बहुत की बातें की और बहुत सौ के नाम भी ले लिए। क्या कह रहे थे, जरा सुनिएगा। एक कल जो जाली ऑडियो टेप लेके आए, हम नून लीग की तरह लंदन में बैठ के अपने आर्मी चीफ जनरल बाजवा को गालियां नहीं देते, हम उस वक्त के डीजी ISI जनरल फैज को गालियां नहीं देते, हम पीपल्स पार्टी की तरह आपको याद है मेमोगेट नहीं करते। जनरल बाजवा साहब पर इतने बुरे दिन नहीं आए कि उन्हें इस तरह के थके हुए तरक्के हुए स्पोक्स पर्सन की जरूरत पड़े। ये रिबटल था शहबाज गिल साहब का, यानी PTI का। इस पर ज़रा और भी बात करेंगे, कुछ और चीज़ें भी हैं। इमरान खान पे गद्दारी के मुकदमे की बात भी हो रही है, ये हुकूमती सफ़ों पे बात की जा रही है कि इन पे भेजे और यही सही वक्त भी करार दिया जा रहा है। वो मैं आपको आगे चल के सुनाऊंगी। जो आज के पैनलिस्ट हैं उनसे आपका तारुफ कर देती हूँ ताकि प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर सलीम मानवी वाला साहब, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। अस्सलाम वालेकुम सलीम मानवी वाला साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। अली मोहम्मद खान साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ, सीनियर रहनुमा, और उसके साथ साथ MNA। अस्सलाम वालेकुम अली मोहम्मद खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। शब्बर जैदी साहब, सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, उनसे भी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया शब्बर जैदी साहब आपके टाइम का भी। मैं आज के प्रोग्राम के जो अहम सवाल हैं जो हमें अपने पैनलिस्ट से पूछने हैं वो ज़रा अपने पैनलिस्ट के सामने भी रख दूँ, अवाम के सामने भी रख दूँ, फिर प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सवाल नंबर 1 है, हुकूमत का इमरान खान के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा बनाने पर गौर, क्या ये दुरुस्त फैसला होगा? सवाल नंबर 2, खान के कुछ बदले अंदाज, इदारों के हक में बयानात, क्या बर्फ पिघल रही है और कुछ तय हो रहे हैं मामलात? सवाल नंबर 3, बढ़ती हुई सियासी लड़ाई, सियासतदानों की नजरें अब भी इदारों पर, माजी से कुछ नहीं सीखा? सवाल नंबर 4, पाकिस्तान किसके दौर में दिवालिया होने जा रहा था? तहरीक इंसाफ नून लीग पर और नून लीग तहरीक इंसाफ को दे रही है इल्जाम, असल हकायक क्या है? शब्बर जैदी साहब हमारे पास हैं, साथ हैं, उनसे जरा बात करेंगे। सवाल नंबर 5, IMF हमें तिकनी का नाच नचा रहे, वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का एतराफ, अगली किस्त ना मिली तो क्या होगा? सबसे पहले मैं बात का आगाज़ करती हूँ, अपोजिशन से इस बात को करते हैं और एक रिवायत भी है और मुनासिब भी रहता है क्योंकि हुकूमत को तो सारे सवालों के जवाब देने हैं। अली मोहम्मद खान साहब, आज अयाज सादिक साहब ने एक गुफ्तगू की है, मैं चाह रही हूँ ज़रा और उसको सुन लें, थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाए कि वो बेसिकली जो इमरान खान साहब पे गद्दारी के मुकदमे की बात कर रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट में ये बात हो रही है। छोटा सा क्लिप है, ज़रा सुनिएगा, फिर इसका जवाब आपसे चाहूँगी। मैं स्पीकर साहब से ये इस्तदा करूंगा, एक हमने रेजोल्यूशन मूव की थी जिसमें कहा था कि हुकूमत पाकिस्तान को ये कहा जाए कि इमरान खान के खिलाफ ये बयानात देने जिसमें पाकिस्तान टूटने की बात की थी, ये कि फौज अगर मेरा साथ ना दिया तो फौज तबाह और बर्बाद हो जाएगी। मैंने उनसे पहले भी कहा है, मैं को 2-3 दफ़ा कह चुका हूँ कि उस रेफरेंस को वो हुकूमत पाकिस्तान को भेजें ताकि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसको लिया जाए, उठाया जाए और आर्टिकल 6 कभी तो लगाने की बात करें और इससे बेहतर मौका कोई नहीं है। अली मोहम्मद खान साहब, हुकूमत आस्तीने चढ़ाए बैठी है कि आर्टिकल 6 लगा दिया जाए, खान साहब पे गद्दारी का मुकदमा उन पर चलाया जाए, क्या कहेंगे? मैं तो उनको यही कहूँगा, देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदना मुहम्मद। वो एक शायर ने कहा है ना कि मैं भी मंसूर हूँ क्या तो आगे यार से,
क्यों डराते हो जनता की बात, जुल्म की बात को, जोहल की रात को, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। गद्दारी का मुकदमा बनाना है तो मुहब्बे वतन पे बनना चाहिए, और मैं समझता हूँ ये कोई नई बात नहीं है। और बदकिस्मती से मुसलमानों की तारीख इससे भरी पड़ी है। जिसने इंसाफ की बात की, जिसने हुसैनी फिक्र की बात की, जिसने हक और इंसाफ की बात की, उसको इन चीजों का सामना रहा। तो हम तो हर चीज के लिए तैयार हैं। मैं जिन साहब की आपने बात सुनाई है, इनको मेरा मैसेज पहुंचाएं। अली मोहम्मद कह रहा है आप अपनी बात से पीछे नहीं हटना, दम है तो बनाओ का मुकदमा, लेकिन सिर्फ इमरान खान के लिए बनाना, साथ में अली मोहम्मद के लिए बनाना, फिर देखते हैं किसमें कितना दम है। कि अगर पाकिस्तान की बात करना, अगर इस्लाम की बात करना, अगर हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करना, इसराइल के खिलाफ डट के खड़ा होना, कश्मीर के कॉज के लिए लड़ना और सुपर पावर को एब्सोल्युटली नॉट कहना, अगर ये गद्दारी है तो मैं समझता हूँ सिर्फ इमरान खान पे नहीं और सिर्फ अली मोहम्मद पे ही नहीं, जिस पे मर्जी जाए बनाए, लग पता जाए, ताकि ये तो पता लगे कि कौन तारीख के किस तरफ खड़ा है। मैं समझता हूँ ये इन लोगों का पुराना मसला है। ठीक है, मैं तो कभी भी इस चीज के हक में नहीं रहा अपनी हुकूमत में भी कि किसी को या गद्दार कहें या गद्दारी के मुकदमे बनाएं। लेकिन अगर ये कह के डराना चाहते हैं हम तो पहली अदालतों में है। मेरे पे खुद पे 3 FIR कटी हुई है, खान साहब पे खुद पे कटी हुई है। शौक पूरा करने मिलेगा इनको कुछ नहीं, जवाब तो देना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। दे हैव टू आंसर, दे हैव टू गिव द मनी ट्रेल। और ये भी जवाब देना पड़ेगा कि क्या वजह थी कि एक हंसता खेलता मुल्क, एक तरक्की पजीर मुल्क, 6 की GDP वाला मुल्क, उसको लाइन से गिराया गया और एक इम्पोर्टेड रजीम को बिठाया गया। जो जो किरदार इसमें मुलव्वस है उसको तारीख के सामने भी जवाबदेह बनाएंगे और पाकिस्तान के आईन के सामने। चले ठीक है। सलीम मानवीवाला साहब, चूंकि स्पीकर जो है उनका ताल्लुक आपकी जमात से है और ये जो बात कर रहे हैं अयाज सादिक साहब नून लीग से हैं, वो कहते हैं कि जी हम, मैं तो स्पीकर को बार बार कह रहा हूं कि आप ये रेफरेंस भेजें, सुप्रीम कोर्ट ये रेफरेंस भेजे, गद्दारी का मुकदमा बनाएं, आर्टिकल 6 लगाएं, कभी तो लगाएं, यही मौका है। पीपल्स पार्टी भी का भी यही स्टैंड है, पीपल्स पार्टी भी इसको इंडोर्स करती है अयाज सादिक साहब की या नून लीग की इस बात को साथ खड़ी है? देखिए, मैं तो अली मोहम्मद खान साहब ने मेरे साथ बड़ा अरसा काम किया है, मुझे बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, मैं भी इनको अच्छी तरह जानता हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि इन्होंने जितना टेन्योर मेरे साथ गुजारा है कभी मेरे मुंह से किसी के बारे में कोई गलत अल्फाज सुना होगा। ये तो दूर की बात है आर्टिकल 6 की, और मैं ये समझता हूँ कि स्पीकर का काम नहीं है आर्टिकल 6 किसी पे लगाना या ना लगाना। ये तो आपका एक इंडिविजुअल पोजीशन है, आप किसी के ऊपर आर्टिकल 6 लगाना चाहते हैं और उसके खिलाफ पिटिशन फाइल करना चाहते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि स्पीकर इस किस्म का रेफरेंस भेज सकता है। आई डोंट नो अयाज साहब किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। अगर खान साहब ने मुल्क तोड़ने की बात की है या टूटने की बात की है तो किस कॉन्टेक्स्ट में की है आई डोंट नो, बट जाहिर सी बात है इसके ऊपर तो मेरा नहीं ख्याल कोई पॉलिटिशियन या कोई मुहब्बे वतन पाकिस्तानी ये बात कर सकता है मुल्क टूटने की। तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी बात लेकिन ऐसी सूरत में अगर नून लीग ये चाहती भी है, और नून लीग चाहे वो स्पीकर के थ्रू ना सही, कोई ये कि गद्दारी का मुकदमा हो, आर्टिकल 6 लगे, तो पीपल्स पार्टी का, सलीम मालवीवाला साहब का नहीं, पीपल्स पार्टी का स्टैंड आप क्या समझते हैं क्या होगा? देखें, मेरी पार्टी ने तो कोई ऐसी बात की नहीं है, ना मैंने सुनी है किसी की तरफ से, ना कोई ऐसी बात हमारी कोई ऐसी मीटिंग में हुई है। तो ये अगर उनका मौकिफ था, उन्होंने लिया है पार्लियामेंट में, तो ये तो देखें कोई भी फाइल कर सकता है पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में। इसका कोई नेसेसरी नहीं है कि कोई पार्टी का मौकिफ हो तो तभी आर्टिकल 6 की पिटिशन फाइल हो सकती है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक इंडिविजुअल व्यू है, कोई पार्टी का व्यू नहीं है। अयाज सादिक साहब की बात जो है वो इंडिविजुअल व्यू है, पार्टी का नहीं है। मैं यही समझता हूँ क्योंकि उन्होंने पार्टी का नाम नहीं लिया, उन्होंने एक कोर्ट की है बात इमरान खान की, जो उन्होंने मुल्क टूटने की या तोड़ने की बात की है, उस पे उन्होंने ये बात पार्लियामेंट में की है, जो आपने सुनवाई भी है अभी। जी सर। तो अब ये आई थिंक उनका अपना पर्सनल मौक़िफ़ भी हो सकता है और उनका व्यू भी हो सकता है। ठीक है, वो कह रहे थे कि मैंने स्पीकर से इस्तदा की है, बट एनीवेज लेट्स सी द थिंग्स गेट मैच्योर। शब्बर जैदी साहब, वैसे तो जाहिर है आप इकोनॉमिस्ट हैं, यही आपकी एक्सपर्टीज है, हम प्रोग्राम में भी आपको इस पे ही बुलाते हैं, लेकिन फिर भी अब तो हर कोई इतनी
बात करता है पॉलिटिक्स पे। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाह रही हूँ, आपके व्यूज मैं चाह रही हूँ आपका कि इस पे जरा शेयर करें कि हमसे मुराद हमारे मुल्क के सियासतदान आज भी लगता है वहीं खड़े हैं जहां वो 80s में थे, जहां वो 90s में थे, फिर वो जो अब 20s और फिर अब इसके बाद कुछ सीखा है किसी ने, आपको लगता है किसी भी सियासी जमात ने माजी से? नहीं जी, मैं थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मौका दिया। जो रियाज सादिक साहब मुझे एक बड़े मैच्योर सियासतदान लगते थे हमेशा से, और स्पीकर नेशनल असेंबली भी रह चुके हैं, उनका एक स्टेचर है। मगर जिस तरह से पाकिस्तान में ये आर्टिकल 6 और इस तरह की बातें होती हैं, ये एक्चुअली उन फोर्सेस को जगह देते हैं जो पाकिस्तान में एंटी डेमोक्रेटिक हैं। वो एक्चुअली ये डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि हम लोग सारे एमेच्योर हैं, हम मैच्योर पॉलिटिशियन नहीं हैं, और जो लोग पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट, मैं साफ कहता हूँ जो एस्टेब्लिशमेंट है, वो लोग मैच्योर हैं और हम इमेच्योर हैं। वो इस तरह हमें डुगडुगियों की तरह चलाते हैं, और ये लोग चलना चाहते हैं इस तरह, या इनकी हैसियत ही इस तरह की है। मुझे निहायत अफसोस होता है कि कभी मुशर्रफ साहब पे आर्टिकल 6 लगता है, कभी इमरान खान पे आर्टिकल 6 लगता है, कभी नवाज शरीफ के बारे में बात होती है। ये आर्टिकल 6 को तो बेसिकली जहाँ तक मेरी जो जाती राय है, आर्टिकल 6 तो लग ही सकता है सिर्फ फौजी हुक्मरानों पर, नॉन सिविलियन पे तो आर्टिकल 6 अप्लाई ही नहीं होता। बेसिकली सिविलियन तो आर्टिकल 6 इसलिए अप्लाई नहीं कर सकता कि सिविलियन के पास वो पावर ही नहीं है किसी तरीके से कि वो कोई ऐसी बात करे जिससे मुल्क टूट जाए। तो मेरी बड़ी नाक़िस राय है कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने की। मैं तो ये सलीम माडीवाला साहब चेयरमैन रह चुके सेनेट के, अली अहमद खान साहब मेंबर है, मुझे बताएं किसी सिविल, अगर मैं आज एक बात कर दूं कि पाकिस्तान के बारे में खड़े हो गए जज्बात में, तो क्या मुझे आर्टिकल 6 लगाएंगे? ये मेरा सवाल ये है। तो आर्टिकल 6 उस पर लग सकता है जहां तक मुझे समझ आती है, जो पाकिस्तान के आइन की बेहुरमती करता है या उसको तोड़ता है, जहां तक मेरी तोड़ता है, वायलेट करता है। तो आप बताएं इमरान खान साहब ने, तो ये तो मतलब इनको तो असेंबली से रिमूव कर देना चाहिए कि एक स्पीकर ऑफ असेंबली आइन को गलत इंटरप्रेट कर रहा है और गलत बात कर रहा है। उस आदमी को तो असेंबली से रिमूव कर देना चाहिए कि अगर उसने ये नहीं पढ़ा कि आर्टिकल लगना किस पे चाहिए, तो वो किस हैसियत से मेंबर असेंबली है जो उसे आर्टिकल 6 का बेसिक प्रिमाइस ही नहीं पता। मैं एक ब्रेक ले लेती हूँ, मैं ब्रेक से आपके साथ, जी आप यकीनन दुरुस्त फरमा रहे हैं, मैं एक ब्रेक ले लेती हूँ, मैं ब्रेक से आपके साथ आती हूँ। तो ज़रा से बात करेंगे क्योंकि कल के जलसे में हमने देखा कि खान साहब के कुछ जो लहजा था वो बदला हुआ था। उससे पहले वो काफ़ी सख्त बात कर जाते थे, लेकिन कल उन्होंने अदालतों को भी कहा कि जी हमारी अदालतें हैं, PMLN चाहती है कि हम उनके सामने आके खड़े हों, फ़ौज हमारा इदारा है, वो चाहते हैं हम आके सामने खड़े हों, हम उनके सामने कभी नहीं खड़े। लेकिन उससे पहले काफ़ी सख्त बातें भी करते रहे, नाम डायरेक्टली नहीं लिया लेकिन न्यूट्रल्स कह के, और बहुत कुछ होता रहा है। तो ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक से आपके साथ आती हूँ, क्या जानने की कोशिश करती हूँ कि क्या बर्फ पिघल रही है। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और अली मोहम्मद साहब, कल हमने देखा कि इससे पहले न्यूट्रल्स कह के खान साहब बहुत सारी बातें उसके पीछे कर जाते थे, डायरेक्ट सामने भी नहीं आते थे, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें कर जाते थे। और उसी की लाइट में फिर सोशल मीडिया पर, मैं नहीं आपका नाम ले रही, लेकिन बड़े मुनज़्ज़म तरीके से, मैं नहीं कह रही कि पीछे PTI थी, लेकिन उसके बावजूद एक मुनज़्ज़म तरीके से एक मुहिम ज़रूर चलती है। कल के जलसे में खान साहब ने बड़े कहा कि जी ये PMLN और ये जो आज की हुकूमत है ये चाहती है कि हम फौज के सामने खड़े हों, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, हम अदालतों के सामने खड़े हों, ऐसा कभी नहीं करेंगे। जबकि अदालतों पर भी क्रिटिसिज्म होता रहा, 12 बजे क्यों खुली, बहुत सारी बातें होती रही। तो क्या ऐसा लग रहा है कि माहौल बदलने जा रहा है, कुछ लोग बड़े एतमाद के साथ इस किस्म की बात भी कर रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान के सियासतदानों में जिनके नाम से पाकिस्तान को बार पहचाना जाता, और इससे बड़ी स्टेटमेंट हुई वो वज़ीर आज़म जिसको बैनुल अक़वामी ताकतों की सीमा पे और मुदाखलत से हटाया जाए और इतनी ज्यादती की जाए न सिर्फ उसके बल्कि पूरी कौम से, और वो फिर भी सियासत की बात कर जाए कि मेरे से ज्यादा मेरे मुल्क को मेरी पासपोर्ट की जरूरत है। और ये हकीकत है तो पाकिस्तान के सरकार की फौजदारी में मलजूम है, और इस मुल्क का अगर कोई बहुत बड़ा जुल्म कर सकता है तो ये फौज और अवाम में दूरी है। अब इमरान खान साहब ने जब ये बात कर दी तो तमाम उन शकूक की बात खत्म कर दिए
कि फौज के मतलब कोई प्रोपेगेंडा या सिर्फ जनरेशन वॉर हमारी एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ हुई करे। अब कल अगर उन्होंने बात की है तो उन्होंने क्लियर किया है कि मैं अपने इदारों के खिलाफ नहीं आया, ना इदारों को या मुल्क को नुकसान या इंतशार पहुंचाने आया हूँ, बल्कि मैंने न सियासी नुकसान किया लेकिन सब नहीं को चला गया वापस। तो इसके बाद तो मैं समझता हूँ हर तरह के शबाब जो है उसका खात्मा हो जाना चाहिए। बाकी ये हमारा मुल्क है और अपने मुल्क की बेहतरी के लिए इमरान खान साहब जो है वो बात कर सकते हैं कानून और आईन के। अच्छा अली मोहम्मद साहब, मैं सवाल ये इसलिए कर रही हूँ कि हमने यही देखा है और हमने ये किसी को ये हक हासिल नहीं, हाँ ये भी एक मेरी बात ले लें, यहाँ किसी को ये हक हासिल नहीं कि किसी को मुहब्ब वतन या गद्दार का सर्टिफिकेट जो है वो बांटे। हम सब मुहब्ब वतन है। हाँ, नजरिए का इख्तिलाफ और तरीक़ेकार का इख्तिलाफ हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। सलीम मांडीवाला साहब, हम जो बात कर रहे थे और मैं शबर जैदी साहब से भी बात पूछ रही थी कि सियासतदान माजी से सबक क्यों नहीं सीख रहे। चलो पीटीआई को तो हम कहें कि जी उन्होंने स्ट्रगल की थी, पहली दफा उनको हुकूमत मिली थी, लेकिन आप लोग को हुकूमतें मिली भी, फिर आप लोग को हुकूमतों से निकाला भी गया। आपसे मुराद चाहे पीएमएलएन हो चाहे पीपल्स पार्टी हो, फिर पीएमएलएन को जिस तरह से उसकी नवाशी साहब निकले, भले बज़ाहिर अदालतों से निकले हों, फिर वोट को इज्जत दो वाला बयानिया और नजरियाती होने वाले क्लेम्स, लेकिन आज भी कोई भी तकरीरें हो, कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो, फिर हम इदारों को घसीटते हैं और फिर मदद के ख्वाहा भी इदारों से ही होते हैं। क्या ये मुनासिब रवैये हैं जमहूरियत के तनाजुर में? देखिए, मैं तो प्रिंसिपली इदारों को ब्लेम करना गलत समझता हूँ। ना मैंने कभी ब्लेम किया किसी इदारे को, ना मैंने कभी किसी इदारे के बारे में बात की। अब हमारे यहाँ कुछ ऐसे सियासत बन गई है कि हम हर दफा अपनी भी इश्यूज होते हैं तो वो हम इदारों पे ब्लेम करते हैं। तो ये चीज हमें अवॉइड करनी चाहिए। मगर वो क्योंकि अब सियासत करनी होती है तो कोई ना कोई किसी ना किसी को ब्लेम किया जाता है किसी ना किसी मौके पे, फिर वही बात जो है बाद में उस पोजीशन को चेंज किया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि इसका कोई फायदा नहीं होता है इवेंचुअली। ठीक है, वो आप पॉइंट स्कोरिंग कर लेते हैं एट अ सर्टेन टाइम और लोग कहते हैं जी देखें इसने क्या कह दिया, उसने क्या कह दिया, और सभी ये गलतियां करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इससे कोई पॉलिटिकली फायदा या नुकसान नहीं होता। मे बी टेम्परली शायद एक डिबेट चल पड़ती है, जैसे आप आज बात कर रही हैं, इस तरह दूसरे चैनल्स पे भी बात होती है, मगर इस पे एक्चुअली कोई पॉलिटिकल फायदा नहीं होता किसी पार्टी को। तो मेरा ख्याल है इसका हमें, आप सही कह रहे हैं कि हमें ये चीजें रियलाइज कर लेनी चाहिए। अभी तक काफी टाइम हो गया है पॉलिटिकल पार्टीज को, 70-75 साल इस मुल्क को हो गए, तो अब तो हमें ये चीजें रियलाइज कर लेनी चाहिए। मगर आई गेस दे थिंक दैट बाय सेइंग दीज थिंग्स पॉलिटिकली दे गेट मोर माइलेज, और तो मुझे कोई वजह नजर नहीं। सर, आप ये कह रहे हैं कि सियासी पार्टियों को इसका फायदा नहीं होता, लेकिन उसके साथ इदारों को इसका कितना नुकसान होता है। सेकेंडली, हम आज भी ये समझते हैं कि जी, जैसे मैं भी इनफैक्ट ये बात करती हूँ कि जी मामला कहीं ना कहीं तय पा रहे हैं, बर्फ पिघल रही है, तो एक इंप्रेशन यही आता है बावजूद इसके कि वो इदारे हमेशा ये कहते हैं कि जी हम पॉलिटिकल है, हमें सियासत में ना घसीटे, अब हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन क्या सियासतदान इस पर एतबार करने को तैयार है कि उनका अब सियासत से कोई लेना देना नहीं है, जो माजी में बाकायदा तौर पर आप लोग खुद भी इल्जाम लगाते रहे कि इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड वजीर आजम इमरान खान साहब के लिए? देखें, आप देखें, ये इट विल टेक टाइम, बिकॉज देखें जिस मुल्क में आधा वक्त जो है वो डिक्टेटरशिप रही हो और इंटरवेंशन होती रही हो, मार्शल लॉ लगते रहे हो, तो उस मुल्क में ये कह देना कि जी अब हमारा मतलब अब कोई इस्टेब्लिशमेंट का रोल नहीं होगा, इट इमीडिएटली एज अ स्टेटमेंट इट्स हार्ड टू बिलीव। तो इसीलिए ये बात दोबारा दोहराई जाती है कि जी हमारे अब ताल्लुकात अच्छे हो गए हैं या हमारे ताल्लुकात खराब हो गए हैं या ये हो गया है वो हो गया है। तो वो एक तरीके से आप ये समझ लें कि वो लोगों को इस बात पे यकीन नहीं आता कि जी आप आम आदमी से भी बात करें तो उसको यकीन नहीं आता कि जी अब इस्टेब्लिशमेंट का कोई रोल नहीं। सर, आपको आता है? देखें, कई वक्त हमें आता है, कई वक्त हमें नहीं आता। तो इट ऑल डिपेंड्स व्हाट रोल दे आर प्लेइंग। सो ये मैं ये नहीं कह सकता
कि कभी भी रोल नहीं रहा, ये आप भी नहीं कह सकती। मेरा ख्याल जो मेरे कोलीग्स बैठे हुए हैं इस वक्त आपके चैनल पे वो भी नहीं कह सकते। तो मतलब इफ वी कैन लाई टू आवरसेल्व्स एंड से कि नहीं जी अब ऐसा नहीं है, बट ऐसा वक्त भी हुआ है कि जब नहीं भी हुआ, और ऐसा वक्त भी हुआ है कि हुआ है, और ऐसा वक्त भी हुआ है कि हमने मार्शल लॉ की रिजीम भी देखी है। बिल्कुल सही बात, हमने सारा कुछ देखा है। तो मैं कहता हूँ कि मतलब मगर हम उसको एक पॉलिटिकल रंग दे देते हैं हर स्पीच में, हर डिस्कशन में, उसकी मेरा ख्याल जरूरत नहीं है। ठीक है, मेरा ये कहने का पॉइंट था। बिल्कुल ठीक है। अच्छा शब्बर सैदी साहब, इसमें आप अगर कोई अपना इनपुट देना चाहें तो जरूर दीजिएगा, लेकिन आपसे आज हमें अपना एक मसला हल करवाना है। हमें अपने देखने वालों से के लिए ये जानना है। देखिए इसमें मेरी बात को बेसिकली थोड़ा सा मेरी बात को समझें। मैं इत्तेफाक से नादिया आज किसी आर्टिकल के लिए पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ा था 1947 से लेकर 2022 की। मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ सलीम मांडीवाला साहब या अली अहमद साहब को मैं दरख्वास्त करूंगा कि दोबारा पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ें। पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई एक लम्हा भी ऐसा नहीं रहा आफ्टर 1951, बल्कि इससे पहले डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑन दी पाकिस्तान पॉलिटिक्स नहीं रहा। अगर कोई आदमी ये समझता है कि वो नहीं है तो वो या तो सच नहीं बोल रहा या उसको कुछ पता नहीं है, और ये हकीकत है। इमरान खान साहब को भी अब अंदाजा हो गया। पीएमएलएन को अब तो शब्बर सैदी साहब माजरत के साथ पीएमएलएन की जो पूरी कैंपेन हमने देखी, नाम ले लेके उन्होंने फिर उन्होंने ये भी कहा कि मज़ामत होगी तो मफामत होगी, और आज वो इख्तिदार का हिस्सा है। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ, जब उन्होंने ये 2 दिन ये बंतरा बजाया, 3 दिन बाद उनको कोई टेलीफोन कॉल आ गई होगी, वो सीधे हो गए होंगे। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ नादिया, हमें सच बोले ना, वो क्यों सही हो गए? उनका मौक़िफ़ चेंज नहीं हुआ, उनको समझ आ गई कि हमारा इस बस का काम नहीं है। तो मैं तो ये बिल्कुल सिंपल ये समझता हूँ। आप ये कह रहे हैं कि आज भी ये तमाम ये चीजें आज भी चल रही हैं, रुकी नहीं है आज के दिन 100%, 100%। मैं अब इसका मिसाल देता हूँ। आप मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन का मैकेनिज्म है, जिस तरह इलेक्शन पाकिस्तान में होते हैं और जिस तरह हम लोगों को प्रेशराइज करते हैं और उनके जो हमारे पास चीजें होती हैं, तो क्या अगर हमारी एस्टेब्लिशमेंट चाहे कि कोई पॉपुलर पार्टी नहीं आए तो फिर वो समझ जा सकती है। देखिए मैं आपको इसकी मिसाल एक और दे देता हूँ। सलीम मांडीवाला साहब मेरी बात से एग्री करेंगे। 1990 या 92 का इलेक्शन था, 88 में पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीती थी। 90 अगला वाला शायद 92 था, जो भी इलेक्शन था उसमें पीपल्स पार्टी 100% पंजाब में जीत गई थी, मगर कुछ लोगों को पसंद नहीं था, और वो इलेक्शन का रिजल्ट देख लें, सलीम मांडीवाला साहब बताएंगे कि किस तरह तब्दील हुए। तो मैं सिर्फ आपको गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में कोई भी आदमी 1951 के बाद से इख्तिदार में नहीं आया, इंक्लूडिंग मिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो जो कि चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बन के आए थे। ये गलत फहमी दिमाग से निकाल दें, बिल्कुल निकाल दें दिमाग से। चले ठीक है सर, मैं ब्रेक ले लेती हूँ। सर इजाजत दीजिएगा ब्रेक की। ब्रेक से वापस राना सनाउल्लाह साहब का एक एतराब भी है, वो कहते हैं IMF हमें तिगनी का नाच नचा रहा है। आपको तिगनी का नाच नचा रहा है, लेकिन असल में तो नाच अवाम रही है, आप अवाम को नचा रहे हैं। जो हशर आपने ऐसा किया हुआ है, जो बुरान का मुल्क शिकार है, जितनी महंगाई है, आपको तो शायद अंदाजा ही नहीं है। सिर्फ ये कह देना PTI का पूरा दौर गुजर गया कि PMLN जिम्मेदार थी, PMLN की तारीख शुरू हो गई कि PTI जिम्मेदार है। असल जिम्मेदार कौन है, जरा इस सेगमेंट पे इस पे बात करते हैं। प्रोग्राम में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और कुछ चीजें हैं जो कि आज भी हमें जाननी है, क्योंकि जब हम सियासतदानों की बातें सुनते हैं तो इल्जाम दर इल्जाम, लेकिन ऐसे में कहाँ है अवाम, किसी को कुछ नहीं पता। अली मोहम्मद साहब मुझे जरा बताएं, अगर आप इस बात का जवाब देना चाहें। आपका पूरा दौर गुजर गया कि PMLN का गंद हम साफ कर रहे हैं, हमें वक्त लगेगा। PMLN का दौर शुरू इस तरह से हुआ कि जी हम PTI का गंद साफ कर रहे हैं, हमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। अवाम क्या करे? आपकी बात उसूली तौर पे दुरुस्त है, लेकिन उसमें यह है कि वक्त पूरा मिलना चाहिए जो भी आप करते हो। अब हम तो अगर बात करें, हम तो एक रेजिस्टेंस की फोर्स हैं जो इनकी 40-45 साल की मिस गवर्नेंस के बाद आई है। एक ऐसी नस्ल जो इस मुल्क को बिकते लुटते देखती रही। आप खुद इस बात की गवाह हैं, आप उन जर्नलिस्ट में से हैं जिसने कवर किया फील्ड से कि अक्सरियत हमारे साथ उन नौजवानों की है जिनका सियासत से दूर का ताल्लुक नहीं था। वो रिएक्शन में सियासत में आए कि पाकिस्तान की सियासत जिसको गाली बना दिया गया, कि सियासतदान के नाम को ही गाली बना दिया गया,
और ये अंडरस्टैंड बात थी कि अगर कोई आदमी सियासतदान है तो करप्ट होगा और वो मफादात की सियासत करेगा और अपने आप को बेचेगा या इस तरह के कामों में मुलविस रहेगा। इमरान खान साहब आए और उन्होंने इस पूरे कल्चर को रिवर्स किया और अपनी मिसाल से साबित किया कि सियासतदान कायद-ए-आज़म की तरह अभी बनने की कोशिश कर सकता है। तो हमें तो सिर्फ 3.5 साल मिले और उसमें भी आपने देखा होगा कि एक मखलूज कमजोर हुकूमत जिसमें हमने हर तरह से पाकिस्तान को बेहतर करने की कोशिश की और एंड रिजल्ट उसका ये था कि जब हमें गिराया जा रहा था बैन अवी साजिश मुदाखलत के जरिए, तो आपका ये मुल्क जो डूबता रहा पिटता रहा, जिसको आधा काट के फेंक दिया गया, उसका अल्लाह के करम से 6 का GDP हम टच कर रहे थे, करंट अकाउंट डेफिसिट को कम कर लेके आगे थे, एक्सपोर्ट हम बढ़ा चुके थे। अल्लाह ताला के करम से किसान के लिए हेल्थ सेक्टर में हर तरफ जो है हम बेहतरी ला रहे थे और अल्लाह के करम से पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहा था। मुझे आप ये बताएं किस कानून के तहत आपने एक इम्पोर्टेड हुकूमत बिठाई हमारे ऊपर, और ये किसने अमेरिका को इख्तियार दिया कि हम तो 47 में आजादी हासिल कर चुके थे, ये 75 साल बाद किसने हमारे गले में गुलामी का तौक पहना दिया कि अमेरिका जाके वहां से फैसले करेगा कि इसको निकालो इसको बिठाओ। ये बुनियादी एक उसूल है। बाकी जहां तक मियां साहब का ताल्लुक है, ये अगर ये बात करते हैं तो इनको कहते हैं ना कि इतनी में बड़ा बाकी दामाद की हिदायत, दामन को जरा देख जरा बंदे को बात देख कि आप ये 1988 से लेके 2018 तक किसकी हुकूमत रही? क्या मियां साहब और बीबी साहिबा और बीच में फिर जरदारी साहब की हुकूमतें नहीं आती रही? किसको मौका नहीं मिला? क्या डिक्टेटर्स को, आर्मी के रूलर्स को मौका नहीं मिला? क्या नून को, पीपल्स पार्टी को मौका नहीं मिला? 3-3, 4-4 बार वजारत अज़मा लेकर जो मुल्क का बेहतर ना कर सके, वो 2 महीने में क्या करेंगे? जो कर सकते थे 2 काम किए। आखिरी बात, शहबाज फरीद हमने 2 चीजों में देखी, एक शहबाज फरीद अपने केसेस खत्म कराने में, लैब पे खुदकुश हमला करने में, और दूसरी महंगाई को 2 गुना 3 गुना करने में। आज जो महंगाई की पोजीशन है आप खुद फैसला कर लें, $123 का हमारा पर बैरल पेट्रोल था, हम बेच रहे थे 149 में, और आज 103 पे कम हो गया आलमी मार्केट में, आपको मिल रहा है 250 का। अब आप मुझे बताएं वो लोग किधर गए जो महंगाई के खिलाफ मार्च करते थे? मैं यही तो हम सवाल करते हैं, मैं ढूंढते रहते हैं, मैं मिलते नहीं है। सलीम मानवी वाला साहब, आप तो खुद इकोनॉमिस्ट हैं, आप इकोनॉमी को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। पहले तो आप मुझे सिर्फ ये बताएगा कि क्योंकि इत्तलात है कि मिफ्ता इस्माइल साहब को अपनी पार्टी के अंदर भी बड़े क्रिटिसिज्म का सामना है, नवाज शरीफ साहब भी उनसे कुछ नाराज है, शायद इसीलिए वो इसाक साहब को मुल्क वापस भेज रहे हैं। आप मिफ्ता इस्माइल साहब की कारकर्दगी से मुतमईन है? देखिए, पहले तो मैं अली मोहम्मद खान साहब का जवाब देना चाहता हूँ। एक तो मैं आपको और शब्बर जैदी साहब भी इस बात को एंडोर्स करेंगे कि कोई बैरूनी साजिश नहीं, इनको ऑपोजिशन ने हटाया है और ऑपोजिशन 1 साल से इनको हटाने की कोशिश कर रही थी, और ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। इसको जितना मर्जी पीटीआई बेचने की कोशिश करे लोगों को कि बैरूनी साजिश से इनको हटाया गया है, इनको कोई बैरूनी साजिश से नहीं हटाया गया। इनको इनके जो अपने एलाइज थे, अपने मेंबर्स थे, जिनसे मैं खुद मिला हूं, उनको किसी और मुल्क से फोन नहीं आया। उन्होंने पीटीआई गवर्नमेंट से अपनी जान छुड़ाई। वो इतने बेजार थे इस गवर्नमेंट से, इनके एलाइज, हमारे एलाइज नहीं, इनके एलाइज और इनके मेंबर्स, इनके एमएनए जो इनको छोड़ के गए। तो ये सारी जो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इन्होंने निकाली है कि जी हमें इससे, मेरा इनसे बड़ा, अली मोहम्मद साहब से बड़ा इख्तलाफ है, क्योंकि ये समझदार आदमी है। इनको ये, जब तक ये बात करते रहेंगे ना, इनको ये रियलाइजेशन नहीं हुएगी कि इनके अपने लोगों ने इनकी गवर्नमेंट गिराई, और जब इनको ये यकीन आ जाएगा फिर ये बेहतरी की तरफ पीटीआई में कुछ कर सकेंगे। या खान साहब को जब तक ये यकीन नहीं आएगा कि मेरे अपने लोगों ने मेरी गवर्नमेंट गिराई है, तब तक इनमें बेहतरी आने के चांस नहीं है, क्योंकि दिस नैरेटिव इज अ फेक नैरेटिव। देखिए, उनका कहना यह है कि उनके अपने लोगों को खरीदा गया, और जिन एलाइज की बात करें कि उनसे बेजार थे, वो तो आज आपसे भी बेजार होना शुरू हो गए सर। तो देखिए, वो बेजार हो जाए, हमें गिरा दें, मगर बैरूनी साजिश के थ्रू नहीं कोई गिर रहा। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, इनको भी गिराया इन्हीं के लोगों ने, हमें भी। कल अगर इनकी गवर्नमेंट जाती है, प्रेजेंट गवर्नमेंट जाती है, तो वो कोई बैरूनी साजिश के थ्रू नहीं गिरेगी, वो उन्हीं के जो एलाइज हैं वही उनकी गवर्नमेंट गिराएंगे। तब हम क्या कहेंगे कि हमें भी बैरूनी साजिश ने गिरा दिया। चलो, ठीक है, मेरा जवाब था। दूसरा, आपने जो बात की वो बात की मिफ्ता इस्माइल की। देखें, मिफ्ता इस्माइल को काफी सारे इश्यूज मिले थे जो डेफर किए जा रहे थे
पीटीआई से, और वो डेफर इस तरह हो रहे थे कि 100 बिलियन का तो सिर्फ हमें पेट्रोलियम की सब्सिडी का लॉस हो रहा था हर महीने, जो पाकिस्तान किसी हालत में सस्टेन नहीं कर सकता। और हर दफा वो समरी जाती थी और प्राइम मिनिस्टर उसको डिले कर देते थे कि मैं क्यों अपने ये गले लूं, मैं तो जा रहा हूं। और वो कई दफा ये कहते भी थे कि मैं तो जा रहा हूं, जो आएगी गवर्नमेंट वो अपने गले ले। तो ये जो चीजें आप मिफ्ता इस्माइल पे डाल रहे हैं या इस गवर्नमेंट पे डाल रहे हैं, वो अगर आपको मैं यकीन दिलाता हूं, अगर आज पीटीआई भी होती गवर्नमेंट में तो उनको भी ये करना पड़ता, नहीं तो ना आईएमएफ का प्रोग्राम होता, ना हम कोई कंटिन्यूटी रख सकते अपनी इकोनॉमी की, और हम एक सीरियस क्राइसिस में जा चुके थे। और ये कहना कि जी हम ये चीजें नहीं करते, मैं ये बिल्कुल नहीं मानता। कोई भी होता, कोई भी गवर्नमेंट होती, उसने यही करना था जो आज ये गवर्नमेंट कर रही है। शहबाज जैदी साहब, अब आप मुझे बताएगा कि मुल्क दिवालिया हो जाता अगर हम ये नहीं करते, और पीटीआई का मौक़िफ़ ये है कि हम इतना कुछ करके गए थे, जिसमें रेमिटेंसेस में भी इजाफा किया, टैक्स नेटवर्क में भी इजाफा किया, एक्सपोर्ट्स भी बेहतर हो गई थी, जीडीपी भी बेहतर हो गई थी, तो ये सब झूठ है। सर, मुल्क दिवालिया होने जा रहा था क्या वाकई जिस तरह पीटीआई की हुकूमत खत्म हुई और इन्होंने इख्तियार संभाला इस मुत्तहिदा अपोजिशन ने? जो अब मैं कहूँगा ना, इसको रिकॉर्ड रख लीजिएगा और इसको 3-4 साल बाद दोबारा सोच पड़िएगा। देखिए, मैंने 16 दिसंबर 2021 को एक तकरीर की थी हमदर्द यूनिवर्सिटी में, जब इमरान खान की गवर्नमेंट बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, और मैंने उसमें कहा था कि ये मुल्क बैंक करप्ट है, और वो पाकिस्तान के हर मीडिया पे चली थी। आपको याद है? आप लोगों ने सबने देखा होगा। उस वक्त हर आदमी ये कहता पर साहब गलत बात कर रहे हैं। आज मिफ्ता इस्माइल भी ये कह रहे हैं, नवाज शरीफ भी ये कह रहे हैं, इमरान खान भी ये कह रहे हैं, और सब बंदे पाकिस्तान के ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान दिवालिया है। देखिए, बात ये नादिया कि ये सियासतदान और ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ये एक शुतुरमुर्ग वाली जिंदगी गुजार रहे हैं। पाकिस्तान का मैं आपको बता देता हूं कि पाकिस्तान बहुत तेजी से सॉवरेन डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, और अगर हमने अपने रवैये नहीं बदले तो दुनिया की कोई ताकत, चाहे वो आईएमएफ हो या कोई हो, पाकिस्तान को सॉवरेन डिफॉल्ट से नहीं बचा सकता, चाहे ये गवर्नमेंट हो। आप लोग जो बातें कर रहे हैं, इन बातों की मेरे लिए कोई अहमियत नहीं है कि इसने ये किया और उसने ये किया, पेट्रोल इतने का था और पेट्रोल उतने का था। बात बड़ी सिंपल सी है कि पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है और जो पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल है, इसके साथ पाकिस्तान को आप कभी भी किसी भी हाल में सॉवरेन डिफॉल्ट से नहीं बचा सकते। अब आप मुझे पूछेंगे कि पाकिस्तान एक्चुअली डिफॉल्ट में किस दिन चला गया था? पाकिस्तान एक्चुअली डिफॉल्ट में चला गया था 30 जून 2018 को। 30 जून 2018 जो साल था, वो आखिरी साल था पीएमएलएन की गवर्नमेंट का। उस साल का करंट अकाउंट डेफिसिट था $20 बिलियन। आज भी पाकिस्तान का इतने बुरे हालात में भी $20 बिलियन का डेफिसिट नहीं है। तो अगर पीएमएलएन ये कहती है कि ये हम कसूरवार नहीं है, तो उनको अलिफ बे भी नहीं आती। इसका मतलब है उन्हें कुछ नहीं पता। तो पाकिस्तान 1973 के बाद से ग्रेजुअली डिफॉल्ट की तरफ जा रहा था, और जिस तरह पाकिस्तान की इंपोर्ट के बिल बढ़ता जा रहा है और एक्सपोर्ट हमारी उस रेशो से नहीं बढ़ रही, और हमारा टोटल रिलायंस रेमिटेंसेस के ऊपर आ गया है, तो पाकिस्तान इस वक्त एक अनसस्टेनेबल स्टेट में चला गया है। और आगे 23, 24, 25, 26 इन सालों में पाकिस्तान को हम डिफॉल्ट से नहीं बचा सकते अगर हम पाकिस्तान का इंपोर्ट का बिल 8 बिलियन से कम नहीं करें। और ये जो गुफ्तगू मैं सियासतदानों की सुनता रहता हूँ, आप भी गुफ्तगू कर रही हैं, जो असेंबली में गुफ्तगू हो रही है, इससे मुझे खौफ आता है कि या तो ये बिल्कुल बेवकूफ हैं, इनको समझ नहीं आ रही, या ये जान के चाहते हैं कि हमें कोई असली बात समझ नहीं आए। इनको किसी सबको उठा के ये पूछें कि आप 2023 में मिफ्ता साहब हो, इमरान साहब हो, तरीन साहब हो, कोई भी हो, मुझे ये बता दें कि आपका पैसा 2023 में आप कहां से डॉलर का बिल पे करोगे और किस पे डॉलर को रोकोगे। ये किस तरह का मुल्क है जो डिफॉल्ट में जा चुका है, जब आपकी एलसीयां रुक रही हैं, आपकी बैंक आपको कहते हैं 3 दिन पहले एलसी खोलेंगे, आप पैसे दें। सलीम मांडी वाला साहब बिजनेसमैन है, वो मेरे मैन की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, बिल्कुल सही बातें कर रहे हैं। जब पाकिस्तान इस वक्त किस डिफॉल्ट में नहीं है, मुझे ये बताइए, क्या फर्क होता है डिफॉल्ट वाली कंट्री में और हमारे में? सिर्फ यही फर्क है ना कि हमने इंटरेस्ट नहीं पे किया, रोल ओवर बिल किया है। तो हम क्यों इन शुतुरमुर्ग वाली सोच से अलग नहीं होते? पाकिस्तान 2000 के बाद से किसी साल भी इकोनॉमिकली वायबल स्टेट नहीं था।
और अगर हमने अपना इंपोर्ट का बिल $8 बिलियन से कम नहीं किया, 7 से 8 बिलियन डॉलर से कम नहीं किया, तो हम डिफॉल्ट में चले जाएंगे। इसकी मैं आपको एक और आंसर भी दे देता हूँ। आप IMF की रिपोर्ट खोलें जो IMF ने बनाई है, उसमें 23, 24, 25, 26 के अंदर हमने ये प्रोजेक्ट किया हुआ है कि हमारे पास 40 बिलियन की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी। नादिया, आप मुझे ये बता दें, क्या जिन हालात से पाकिस्तान गुजर रहा है, या जो पाकिस्तान के आज बारूदी हालात हैं, जो हम हर रोज सीज फायर करते हैं, कभी TTP से साथ हमारी गोली चल रही है, कभी बलूचिस्तान में गोली चल रही है, कभी हम चाइनीज को मार रहे हैं, कभी हम पॉलिटिकल पार्टी आर्टिस्ट कर रहे हैं, तो आप मुझे बताएं इस मुल्क में कोई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी? तो ये किस तरह के लोग हैं? ये किस तरह के लोग हैं? मुझे समझ ये नहीं आ रही कि हमारे यहाँ किस तरह के हुक्मरान। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये हालत है। वेरी मच जैदी साहब, मैं चाहती थी कि मैं आपको मजीद मौका दूं, क्योंकि जो आपकी बातें हैं वो आई ओपनिंग है, और जितनी मेरे लिए मेरा ख्याल है उससे कहीं ज़्यादा हुक्मरानों के लिए होनी चाहिए और सियासतदानों के लिए होनी चाहिए, जो इक़्तिदार की हुसूल की जंग में इस वक्त आपस में जुटे हुए हैं, लेकिन वो ये पाकिस्तान का कोई भी नहीं सोच रहा। आई विश कि कोई जी शऊर इस बात को सुने, इस बात को समझे और सबसे पहले पाकिस्तान की बात करें। प्रोग्राम से नादिया मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। तमाम मेहमानों का शुक्रिया। हर जुम्मे से इतवार अपने पसंदीदा प्रोग्राम खबर से खबर को YouTube चैनल पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल पर आएं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें।